हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है ना वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो ये श्योरिटी चाहते हैं कि वो पास तो हो ही जाए, ठीक है। और जो सीबीएसई ने एक सर्कुलर इशू भी किया हुआ है जिसमें उन्होंने बात करी है कि बच्चों को जो फोकस टॉपिक है वो ज़रूर बता दीजिए जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले मैथ का बता रहा हूँ। तो अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें। मैं हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ इसी में, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर आपका 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, द्विघाती समीकरण है हिंदी में। तो इसमें बोला गया कि एक तो टॉपिक आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। मतलब कहने का ये है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म को बनाना होगा इस तरीके से, ठीक है। और जब आप एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन यही वाला है, सुन लिया। उसके बाद रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको उसके रूट्स निकालने हैं। मतलब पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर आपको एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो ये जो x की दो वैल्यू निकलेगी उसे रूट कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, ठीक है। और अगर कभी हिंदी में जड़ लिखा आ जाए ना कि जड़ निकालिए तो कंफ्यूज मत हो रहा, ठीक है। तो रूट समझ में आ गया, डी और ये। और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है चौथे चैप्टर में, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। मतलब आपको जो डिस्क्रिमिनेंट है जिसे हम डी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, विविध कर जो होता है, तो नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो मूल है, मूलों की प्रकृति आपको पता लगानी है। तो मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है ना। एक डी इक्वल टू 0 होता है, मतलब मूल बराबर है। डी की वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो मूल जो है वो नेचुरल नहीं है, मतलब नो रियल रूट है ना। और जब 0 से बड़ी आ जाती है वो क्या रियल रूट होते हैं, है ना। और ये क्या डिस्टिंक्ट इक्वल रूट, ठीक है। इसमें क्या होगा, डी बराबर जब 0 का तो मूल बराबर है, ठीक है, 0 के बराबर है। इसमें क्या है, मूलों की जो प्रकृति है ना वो वास्तविक नहीं है, और इसमें क्या है कि मूल वास्तविक है। उसके बाद आप आ जाइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। देखो मैं इसलिए वीडियो स्पेशली लेकर आया क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस बात की डिमांड भी कर रहे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट बताइए। तो ये इम्पोर्टेंट जो है सीबीएसई ने इशू कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो आप इसको अच्छे से कर लें। तो चैप्टर नंबर 5 जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यानी कि समांतर श्रेणी है, उसमें एक तो आपको ए डी और एन निकालने वाला आना चाहिए, ठीक है। तो ए डी और एन में क्या क्या होता है आपको पता है। ए किसे कहते हैं, प्रथम पद को बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं। डी किसे बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं, सार्वंतर को बोलते हैं। और डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, है ना, या a3 माइनस a2। देखो अगर ये AP है, जैसे 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, तो अगर आपसे A बोल रहा तो A कितना होगा, 4 होगा ना। अगर आपसे D पूछेगा तो D कैसे निकालोगे, दूसरे में से पहला घटाओ, ठीक है, या तीसरे में से दूसरा घटाओ, या चौथे में से तीसरा घटाओ, तो उसको D बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं चौथे में से तीसरा घटाऊँगा 1 आएगा, दूसरे में से पहला घटाऊँगा तब भी तो 1 आएगा, तो वो D होता है, ठीक है। मैंने कंसेप्ट वीडियो बना रखी है चैप्टर नंबर 5 की, ठीक है, आप उसे ज़रूर देख लेना। मैं विश्वास से कहता हूँ आप ये पूरा चैप्टर कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक बोला गया ये ए डी और एन की आपको पहचान होनी चाहिए। एन क्या होता है, संख्या वो कितने नंबर पर, जैसे 3 मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। उसके बाद 9 है, तो आप बता सकते हैं कि 9 कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4 नंबर पर, तो ये एन होता है। जितने नंबर पे हो ना वो एन होता है। तो आपको इसमें ए डी और एन निकालने वाला करना है, और एनथ टर्म निकालने का आएगा। एनथ टर्म मतलब जैसे आपसे बोलेगा A30 निकालो, A49 निकालो, तो A30 कैसे निकालेंगे, A प्लस आपका 29D आएगा, ठीक है, समझ में आ गई। इस तरीके से आप शॉर्टकट लगा सकते हो, नहीं तो AN का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1D। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो आपने वीडियो से देख लेना, और इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। और एक आपका फाइंडिंग सम ऑफ AP, फाइंडिंग सम ऑफ एन AP, मतलब आपको SN का फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A
प्लस ब्रैकेट में n-1 d, ठीक है। और कौन सा होता है इसका शॉर्टकट, n/2 a प्लस an, ठीक है। और an को हम क्या बोलते हैं, an को आपको पता होना चाहिए, लास्ट टर्म बोलते हैं। तो हम Sn का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला अच्छे से आप कर लीजिए, और मैंने वीडियो बनाई उसे जरूर देख लेना। अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ये आपका जो त्रिकोणमिति है ना, चैप्टर नंबर आपका जो 9 है वो है ये, ठीक है। और CBSE ने मस्ट डू भी इशू किया हुआ है, ठीक है। तो मैं मस्ट डू की मैंने 1-2 की तो वीडियो बना दी है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पूरा मस्ट डू दिखा दिया है। और मैंने टेलीग्राम पर भी जो है इसी नाम से है, तो उस पर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये जो चैप्टर नंबर 9 है ना, इसमें आपकी ड्राइंग ऑफ फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें मतलब कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। हो सके तो पूरे एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए, इसमें बता रहा है कि क्या फोकस किस पे करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स लाइक एंगल ऑफ एलिवेशन पे ध्यान रखना है। पता है एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण बोलते हैं हिंदी में। उन्नयन कोण का मतलब होता है जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं ना, उसे उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, हिंदी में इसे अवनमन कोण कहते हैं। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे होते हैं ना, जैसे मैं ऊपर यहाँ पर हूँ, नीचे देख रहा हूँ, तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। लेकिन इसमें ना डिप्रेशन एंगल यहाँ से बनाना पड़ता है, ये 90 की लाइन डालनी पड़ती है, ये होता है डिप्रेशन। अगर मान लो ये 40 का है तो ये कितने का होगा, 40 का होगा। अब इसमें कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो अगर ये 45 का है, तो आपको पता होना चाहिए जितना ये होगा उतना ही ये होगा। 45 डिग्री का एंगल बनना ना, तो जितना ये होगा उतना ही होगा। जैसे अगर ये 4 है तो ये 4 ही होगा, ठीक है। क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो tan 45 का फॉर्मूला आपको पता ना, P/1 में क्या होता है वो, ठीक है। तो इसमें मतलब क्वेश्चन जो आएगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अब वो सभी में यही होता है, एलिवेशन डिप्रेशन सभी में है, ठीक है। तो ड्राइंग ए फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाने आने चाहिए। तो आपको मैं एडवाइस करूँगा, इसमें एक एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पूरे अच्छे से कर लो। बहुत बार ये देखा गया कि बुक का ही क्वेश्चन दे दिया जाता है या एग्जाम्पल दे दिया जाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाइए सर्कल्स पे। ये आपका वृत्त है, ये आपका चैप्टर नंबर आपका 10 है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 में आपकी थ्योरम है, इसमें 2 थ्योरम है। देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव 2 थ्योरम्स, देखो 2 थ्योरम है, एक ये वाली। तो इन दोनों थ्योरम को कर लो, एक पक्का थ्योरम आएगी, देख लेना। तो 2 ही थ्योरम है, अच्छे से कर लो। और मैं आपको एक और बार बता दूँ, इस सर्कल में जो एग्जाम्पल की क्वेश्चन है ना, वो भी अच्छे से कर लो, ठीक है। और इसमें तो बोला कि इनके बेस पर जो भी क्वेश्चन है वो बनेंगे। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है कौन सा बनता है एग्जाम में, जैसे ये देखो आपको पता है टाइम होती है 90 डिग्री की बनाती है, ठीक है। तो आपको पता है जैसे मान लो ये 10 का है, ठीक है, और ये मैंने आपका रखा 8 का रखा, तो आप बता सकते हो ये कितने का होगा। ये O है, ये A है, ये B है, कितने का होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो इसको हिंदी में टेंजेंट को स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। तो ये जो स्पर्श रेखा होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और जब भी 90 डिग्री बनता है तो वहाँ पे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगता है, और आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। तो 90 के सामने वाला 10 है, ठीक है। तो 90 के सामने वाला 10 और ये क्या है 8 है, तो ये कितना होगा, कितना होगा ये बताइए। देखिए 10 का क्या होता है स्क्वायर 100 होता है, 8 का कितना होता है 64 होता है। तो 100 में से 64 का कितने बचे 36, तो 36 का रूट कर दो कितना आ गया 6 आ गए। आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ठीक है। P मतलब लंब का स्क्वायर, B मतलब आधार का स्क्वायर। तो आपको कर्ण दे रखा 10, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। आप इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, जो मर्जी मान लो। तो 100 में से आप 64 घटाएंगे तो 36 आएगा, 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही है कि आपकी जो एक्सरसाइज है 11.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है खाली, ठीक है। और 11.2 एक्सरसाइज में
आपको पूरी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला कि टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू गिवन रेशियो, मतलब एक लाइन को रेशियो में डिवाइड करना है, जैसे 3:4, ठीक है। आपने देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है, दो तरीके होते हैं करने के, है ना। एक तरीका तो है कि यहाँ पे अगर जो एक्यूट एंगल बना रहे हो यहाँ पर भी वो बना लो, उतनी लाइन डाल दो, ठीक है। जैसे 3/4 है तो 4 ऊपर डाल दो, 3 नीचे डाल दो, ठीक है। और जैसे 4 ये आ गई और 3 ये आ गई तो इसको मिला दिया, तो ये पूरी लाइन रेशियो में बढ़ जाएगी, ये 3 हो गए 4 हो जाएगी रेशियो, है ना। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम टोटल यहाँ पे डाल देते हैं, 7 डाल दी, मिला दिया, और इसको आर्क लेके और दूसरे वाले को आर्क लेके फिर मिला देते हैं, फिर इस तरीके से पैरेलल लाइन बन जाती है ना। तो एग्जाम्पल में दे रखा है, तो कौन सी है, कंस्ट्रक्शन, ये हो गया चैप्टर नंबर 11 है, रचना का है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ठीक है। देख लो दोनों आएंगे, एक लाइन वाला आएगा और एक आपका सर्कल वाला आएगा, ठीक है। सर्कल वाला आपने अच्छे से कर रखा है ना, एक सर्कल डाला, ठीक है। वो बोलेगा कि इससे सेंटर से इतने सेंटीमीटर दूर है, इस तरीके से, फिर इसको बाइसेक्ट करना पड़ता है, फिर बाइसेक्ट करते हैं तो इसको हम रेडियस मान लेते हैं, फिर इसको सर्कल बनाएंगे तो ये कहाँ काट रहा है, तो जहाँ काट रहा हो तो टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। और यार ना इन दोनों की जो लंबाई होगी ना, इन दोनों की जो लंबाई होगी, इसको भी मोटा कर देते हैं ना, इन दोनों की जो लंबाई होगी वो हमेशा बराबर होगी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर है 13, ठीक है, जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया से रिलेटेड है। वॉल्यूम का मतलब होता है हिंदी में आयतन, ठीक है। जब हम किसी को भरना चाहते हैं ना, वो वॉल्यूम की बात की जाती है, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ में कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बेलन ले लो, अब इस बेलन में पेंट करना है तो मैं इसको यहाँ पे तो पेंट करूँगा या इसके अंदर की तरफ पेंट करूँगा, तो वहाँ एरिया लगाया जाएगा। और अगर मुझे इसमें दूध भरना है, ठीक है, या मुझे इसमें अनाज भरना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, वॉल्यूम लगाऊंगा, आयतन लगाऊंगा। तो ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको पता ही है कि इसमें आपकी एक्सरसाइज जो 13.4 है वो आपकी नहीं आ रही है, ठीक है। और ये कह रहा है कि आपको इसमें फोकस क्या करना है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। ये इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्सरसाइज 13.3 अच्छे से करनी है, क्योंकि उसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिलेंडर को किसी और शेप में चेंज कर रहे हैं, जैसे आइसक्रीम का बॉक्स है तो उसमें फिर हम आइसक्रीम बना रहे हैं इस तरीके की, है ना। तो इसमें इसका मतलब यहाँ फोकस करने के लिए सीबीएसई ने बोला कि आपको सॉलिड जो कन्वर्ट करने वाली फिगर्स है उन पे ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी जितने भी सारे फॉर्मूले हैं उनको तो करना, लेकिन आप फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, ठीक है। समझ में आ रही है आपको, इसमें किस पर फोकस करना है आपको चैप्टर नंबर 13 में, ठीक है। 13.3 अच्छे से कर लेना। और स्टैटिस्टिक्स, इसमें मीन मतलब आपको देखो, ये तो स्कोरिंग है स्टैटिस्टिक्स, इसमें मीन निकालना है मतलब माध्य निकालना है, ठीक है। सांख्यिकी में माध्य के 2 तरीके आपको याद करने हैं, ठीक है। 2 तरीके कौन से, एक डायरेक्ट मेथड है मतलब प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कौन सा, कल्पित विधि, एज्यूमिंग मेथड, ठीक है। कल्पित विधि और प्रत्यक्ष विधि, ये दोनों विधि आपको अच्छे से करनी है। और मीडियन और मोड ये निकालने के लिए, और ये कह रहे हैं मीन मीडियन मोड में रिलेशनशिप भी आ सकता है। पता है रिलेशनशिप क्या होता है, देखो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये रिलेशनशिप होता है इसमें। सुन रहे मेरी बात, मैं हिंदी में बताता हूँ। बहुलक बराबर 3 माध्यक, ये माध्यक लिखा है, ठीक है, -2 माध्य, ये 2 माध्य, ठीक है। मैं एक बार साफ सा लिख देता हूँ यहाँ पर बड़ा सा, देखो बहुलक बराबर 3 माध्यक होता है -2 माध्य होता है, ठीक है। तो मोड का सिंबल क्या होता है, जेड, मीडियन का क्या होता है, एम, और माध्य का क्या होता है, ये। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, ठीक है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा, तीनों में से एक वैल्यू गायब कर देगा, बाकी 2 दे देगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं आपको जेड दे रखा है 3, ठीक है, आपको मीन दे रखा है 5, ठीक है। तो आप मीडियन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, जेड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक -2 माध्य, ठीक है। तो बहुलक कितना दे रखा, 3 लिख दिया। माध्यक कितना दे रखा पता नहीं है, माध्य कितना दे रखा आपको 5 दे रखा है, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10, इधर जाके प्लस का हो गया,
ठीक है। इजिकल टू में क्या बचा, 2 माध्यक बचा, तो 10 और 3 कितने, तो 13। अब ये 2 गुणा वाला जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, गुणा वाला भाग हो, 13 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 6.5। तो आपका एम कितना आ गया, 6.5, मीडियन कितना आ गया, 6.5 आ गया। ठीक है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन कह रहे हैं, आने के चांस हैं। ठीक है, कंबाइंड होके आ जाएगा। ठीक है, इसके 2 पार्ट करके दे देगा। और आप ये भी कर लेना, बाकी यहाँ तो फोकस में तो इतने बोला ना, बाकी मैं आपको बता दूँ, आप ना ये भी कर लेना, जैसे 40 से 80 ये दे रखा है, आपको पता ना ये लोअर लिमिट होती है, इसे अपर लिमिट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, निम्न सीमा, इसको क्या बोलते हैं, उच्च सीमा। आपको पता है क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क को हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। दोनों को जोड़ के L प्लस U को जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, तो जब दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो क्या आएगा, 40 और 80 जोड़ के आधा कर दो, कितना आएगा आपका, 120 का आधा कितना होता है, 60 होता है, तो 60 आंसर आ गया। इसे बोलते हैं CM, क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, मतलब वर्ग चिन्ह। ठीक है, समझ में आ गई। और जैसे 40 से 80 लिख रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, निम्न सीमा, इसको क्या बोलेंगे, उच्च सीमा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, और जैसे ये नंबर दे दिया, इसमें मैंने बोला रेंज निकालो, तो रेंज कैसे निकालेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो। बड़ा नंबर 8 है, छोटा नंबर 3 है, तो 8 में 3 के 5। ठीक है, इस तरीके से ये रेंज आ जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, बाकी आपको क्लास मार्क दे देगा तो क्लास इंटरवल निकालना होगा। मान लो क्लास मार्क दे दिया 5, 15, 25। क्लास मार्क मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह। आपको वर्ग चिन्ह दे दिया तो आप क्लास इंटरवल निकाल लेंगे। तो पता है कितना आसान तरीका है, इनके बीच का कितना डिफरेंस चल रहा है, 10 का चल रहा है ना। तो 10 का आधा कर दो, 10 का आधा कितना होता है, 5। इसमें से 5 घटाओ, 5 जोड़ दो, घटाओ 5, 0, 5 जोड़ दो, 10 हो गया। तो इसका इंटरवल आ गया ना, पहले वाले का। दूसरे वाले का इंटरवल निकालो, 5 घटाओ तो 5 जोड़ दो, 10, 20। समझ है ना, वीडियो को पीछे करके सुन लेना। अब इसका निकालो, 5 घटा दो, 5 जोड़ दो, 20 और 30। अब चेक करो कि क्या ये क्लास मार्क है। कैसे चेक करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो देखेंगे ये आ रहा है, 0 और 10 को जोड़ो, 10, 10 का तो 5 आ रहा है। देखिए, अब कुछ और चीज़ें समझ लीजिए, कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स भी यहाँ बता रखी हैं। ठीक है, देखिए पहला कि आप एक फॉर्मूलों का चार्ट बना लीजिए, रोज़ देखिए तो आपके माइंड में वो अच्छे से बैठ जाएंगे। सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले बना लीजिए। ठीक है, और यू कैन नोट डाउन टॉपिक्स फ्रॉम द वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द DOE आल्सो। और देखो DOE ने भी जो वर्कशीट इशू की थी उसमें भी सारे फॉर्मूले जब चैप्टर वाइज जो है इशू किए थे। बाकी आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट चाहिए ना, तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी कि आप सारी वर्कशीट कैसे कैड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक दे दूँगा। ठीक है, और आप प्रैक्टिस रिटर्न में कीजिए, अलग अलग क्वेश्चन की कीजिए। ठीक है, केस स्टडी जो है ना उसके भी क्वेश्चन कीजिए, पहले से ही तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ गाइडलाइंस है जो CBSE इशू कर रही है आपके लिए। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर जरूर कीजिए। ठीक है, और करेक्ट फॉर्मूला कोई भी है ना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप करेक्ट फॉर्मूला जरूर लिखिए, ताकि आपके माइंड में बैठेगा और इससे क्या होगा, आपको लर्न करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, शुरू से करोगे ना अभी से ही तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब से लग जाओ, जो पहले हो गया हो गया। ये कह रहा है थ्योरम का रूल सुन लीजिए क्या करना है। थ्योरम में आपको सबसे पहले गिवन लिखना होता है, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन लिखना होता है, फिर ड्रॉ द फिगर भी आपको बनानी है। उसके बाद आपको प्रूफ करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा स्टार्ट कर देते हैं, ये गिवन टू प्रूफ वगैरह लिखते नहीं है। तो ये गाइडेंस दी गई है आपको, सुन रहे मेरी बात। फॉर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अप्लाई मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज यू हैव लर्न सो फार टू सॉल्व द क्वेश्चन। समझ में आ गया। ये क्या कह रहे हैं कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसमें आपको मैथमेटिकल के कंसेप्ट लगाने, वो तो आपको देखो सोचना है कि जो केस स्टडी है वो किस से रिलेटेड है। ठीक है, किस कंसेप्ट से रिलेटेड है, किस फॉर्मूले से रिलेटेड है, ताकि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुरू से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। और वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बोला गया कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। ठीक है, और फिगर आउट व्हाट इज़ गिवन, और उसको ना एक तरह से उसमें से फिगर निकाले कि क्या बनते हैं जो उसके अकॉर्डिंग जो दिया गया है, क्योंकि बच्चे ना घबरा जाते हैं। ठीक है, रीड नहीं करते, थोड़ा सा करा तो हुआ नहीं तो छोड़ दिया। ये आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचे पेपर के टाइम में बहुत पढ़ लूँगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, और थिंक ऑफ द फॉर्मूला दैट इज़ रिक्वायर्ड, और फिर सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan का लगेगा, sin का लगेगा। मतलब जैसे हम बात करें वर्ड प्रॉब्लम में तो आपके चैप्टर नंबर 9 है। आप देखिए इन दोनों में रिलेशन पता लगाना है तो tan का लगेगा। ठीक है ना, और अगर इन दोनों में रिलेशन पता लगाना है तो किसका लगेगा आपका, ये P होता है, ये H होता है, अगर मैं ये थीटा ले रहा हूँ तो, है ना, तो किसका लगेगा आपका
साइन का लगेगा, 3 याद रख लो, साइन कोस्टेन। और अगर मुझे रिलेशन पता लगाना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में पता लगाना है तो मैं किसका लगाऊंगा, टैन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना। और अगर मुझे रिलेशन पता लगाना है इसके और इसके बीच में तो मैं किसका लगाऊंगा, कोस का लगाऊंगा, अगर मैंने इसको थीटा मान रखा है, हाँ ये ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको याद होगी ना, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी मुझसे जितना हो सके मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अटैम्प्ट दोज क्वेश्चन, इन्होंने बोला है कि उन क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कीजिए फर्स्ट अबाउट विच यू आर वेरी श्योर ऑफ गेटिंग राइट आंसर। ये कह रहे हैं एग्जाम में जब पेपर करेंगे ना तो उन क्वेश्चन को पहले करना जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, जो आपको पता है सही आंसर होगा। इसलिए क्या होगा, पेपर के शुरू का जो आधा घंटा होता है ना उसमें आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो आपको बाकी 1.5 घंटा बहुत अच्छे चला जाएगा। सुनने मेरी बात। और टाइम लिमिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। देखो टाइम 2 आवर्स का ही है, ठीक है। आपको 20 मिनट के आसपास तो मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें आप जितना हो सके ना जो वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं उनके आंसर्स को अच्छे से गाइड कर लेना। सुनने मेरी बात। और डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। और एक बात सबसे बड़ी बात बोली यहाँ पर, कोई भी क्वेश्चन ऐसा मत करना कि छोड़ दो, क्वेश्चन सारे करके आना, ठीक है। अगर आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, एटलीस्ट उसमें फॉर्मूला जरूर लिख देना। देख लो ये खुद गाइडलाइंस में कह रहे हैं फॉर्मूला लिख देना, इसका मतलब समझ रहे हो, आपको बेनिफिट देने की सोच रहे हैं ये। चलो डियर स्टूडेंट, बहुत हो गया, पूरी वीडियो में आपको मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है। वीडियो कैसे लेके आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, मैं ऐसे और आपके लिए वीडियो लेकर आ सकता हूँ। और अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।